हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। आज हम 25 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक के महत्वपूर्ण करंट के प्रश्नों को लेकर आए हैं तथा साथ ही साथ हम उन प्रश्नों से जुड़े तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि यह बुक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिशेल ओबामा। इसके बारे में जुड़े जो तथ्य हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। मिशेल ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी हैं एवं अमेरिका की प्रथम महिला रह चुकी हैं। मिशेल ओबामा द्वारा लिखित द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स नामक पुस्तक क्राउन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पाठकों को अपने स्वयं के जीवन की जांच करने, खुशी के अपने स्रोतों की पहचान करने और अशांत दुनिया में सार्थक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक में वह डर, लाचारी और आत्मसंदेह की अपनी भावनाओं को दूर करने के लिए अपनी आदतों और अभ्यासों को साझा करती हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको बताना है कि कहाँ आयोजन हुआ। ऑप्शन ए है इम्फाल, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। इसके बारे में हम देखेंगे ज़रा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण 23 से 26 दिसंबर 2022 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली के गेट नंबर 14 पर आयोजित किया गया था। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल दिल्ली में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करता है। इस संस्करण में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल दिल्ली में नॉर्थ इंडिया के सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संसाधनों को प्रदर्शित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। WTO की जो 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक थी जो 2022 में अभी हुई, वह 12 जून से 17 जून को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक आमतौर पर हर 2 साल में होती है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉक्टर गोजी ओकांजो इवेला हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना नौकायान पोत केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, INS तारिणी। इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। INS 5 तारिणी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा। इसे 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसका समापन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में होगा। INS 5 तारिणी को 2017 में नाविक सागर परिक्रमा नामक एक पूर्ण महिला अधिकारी दल के साथ दुनिया भर में भ्रमण करने के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 5 है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में किस खेल को पहली बार आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रैक साइकिलिंग को। पहली बार खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में ट्रैक साइकिलिंग का आयोजन किया जाएगा। दिसंबर 2022 में 4 जोन में होने वाली इस टूर्नामेंट को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा कुल 1.15 करोड़ रुपए में स्वीकृत किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने के लिए फीफा द्वारा किस देश की घोषणा की गई है? तो आपको बताना है कि जो फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 होगा वह कहाँ होने जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोरक्को। इसके बारे में हम देखेंगे। फीफा ने घोषणा की है कि अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी मोरक्को करेगा। यह टूर्नामेंट 1 से 11 फरवरी 2023 के बीच होगा। टूर्नामेंट का सबसे हालिया संस्करण फरवरी 2022 में UAE, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था और इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी द्वारा जीता गया था।
मोरक्को ने 2013-14 में फीफा फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी की थी। स्पेन के रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने अधिकतम 4 बार विश्व कप जीता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो आपको बताना है कि इसका आयोजन किस शहर में होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 20 दिसंबर 2022 को घोषणा की कि 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। नई दिल्ली 7वीं बार इस कार्यक्रम का मेजबानी कर रहा है। यह पहलवानों की रैंकिंग अंक प्रदान करेगा जो सर्बिया के बेलग्रेड में 16 से 24 सितंबर 2023 तक होने वाले विश्व चैंपियनशिप के लिए उनकी वरीयता निर्धारित करेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में किसे नामित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटी उषा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व एथलीट और सांसद पीटी उषा को 21 दिसंबर 2022 को उच्च सदन राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल के लिए नामित किया है। उनके साथ वाईएससीपी के सदस्य विजय साई रेड्डी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। उन्हें दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। पीटी उषा ने 4 एशियाई स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में लॉन्च द इंडियन नेवी @75 रिमेनिंग्स द वॉयज शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। कमांडर रंजीत बी रॉय और रक्षा पत्रकार अरीता बनर्जी द्वारा लिखित द इंडियन नेवी @75 रिमेनिंग्स द वॉयज नामक पुस्तक दिसंबर 2022 में जारी की गई। कमांडर रंजीत रॉय जारी की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश काल की रॉयल इंडियन नेवी के उन कारनामों और बलिदानों के बारे में जानकारी देता है जिन्हें ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया था, जो 1996 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को महत्व नहीं देना चाहते थे। प्रश्न क्रमांक 10 पर चलते हैं। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली? आपको बताना है कि हाल ही में नेपाल के नए सीएम कौन बने हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, पुष्प कमल दहल प्रचंड, दिनेश गुणवर्धने, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेपाल में नए प्रधानमंत्री के लिए 20 दिसंबर को संसद के चुनाव का आयोजन किया गया था। इसमें किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। पुष्प कमल दहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए संसद के 165 सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया और इसके बाद नेपाल की राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रचंड को चुना गया। राष्ट्रपति ऑफिस द्वारा जारी सूचना के अनुसार नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 के खंड 2 के अनुसार नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। प्रश्न क्रमांक 11 पर चलते हैं। कोविड के लिए हाल ही में मंजूर इंट्रानेजल बूस्टर खुराक किस संस्था ने बनाया है? तो आपको बताना है यह किसके द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत बायोटेक। इस वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। भारत बायोटेक को नाक से दी जाने वाली बूस्टर खुराक के परीक्षण की इजाज़त दे दी गई है। नाक से दी जाने वाली इस कोरोना वैक्सीन का परीक्षण 9 स्थानों पर किया जाएगा। यह भारत की पहली नेज़ल वैक्सीन है। नेज़ल वैक्सीन को मस्कुलर वैक्सीन से ज़्यादा असरदार माना जाता है। उसकी वजह यह है कि जब इन्फेक्शन के जरिए बाह में वैक्सीन लगाई जाती है तो वो संक्रमण से फेफड़ों को बचाती है, लेकिन नेज़ल वैक्सीन नाक में दी जाती है और ये नाक में ही वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बना देती है, जिससे वायरस शरीर के अंदर नहीं जा पाता। नेज़ल वैक्सीन की 2 डोज दी जाती है। दोनों डोज में 4 हफ्तों का अंतर होता है। हर डोज 4-4 ड्रॉप नाक में डाली जाती है। प्रश्न क्रमांक 12 पर चलते हैं। आरबीआई द्वारा संशोधित
बैंक लॉकर नियम कब से लागू होंगे? आपको बताना है कि जो अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा बैंक लॉकर अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो वह कब से प्रभाव में आएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2023 से। बैंक लॉकर नियम में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, हम उसे देखते हैं। बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर सामग्री से किसी भी नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे। संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार बैंक प्राकृतिक आपदाओं या भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने या आंधी तूफान जैसी ईश्वरीय गतिविधियों या ग्राहक की एकमात्र गलती या लापरवाही के कारण किसी भी तरह के नुकसान या लॉकर सामग्री के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तीसरा है, बैंक यह सुनिश्चित करेंगे उनके लॉकर समझौतों में कोई अनुचित नियम या शर्त शामिल नहीं है। चौथा है, बैंक अपनी आंतरिक सुरक्षा नीति के अनुसार स्ट्रांग रूम में प्रवेश और प्रस्थान के साथ साथ गतिविधि के सामान्य क्षेत्रों को सीसीटीवी कैमरों से कवर कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग को कम से कम 180 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी 25 शीर्ष सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में भारत की ओर से कौन सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। प्रश्न क्रमांक 14 पर चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर सभी कंपनियों के प्रोडक्ट की जानकारी जैसे रिपेयर रेट, सामान की उपलब्धता आदि की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे ग्राहकों को जानकारी जुटाने में आसानी रहेगी। इस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, फ़ोन, उपभोक्ता उपयोग की वस्तुएं, कारें, कृषि उपकरण श्रेणी की पूरी जानकारी मिलेगी। उपभोक्ता उत्पाद से संबंधित किसी भी तरह की मदद के लिए इस पोर्टल पर जा सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल से उपभोक्ता आयोग और अन्य कोर्ट में लंबित मामले घटनाओं में तेजी आएंगी। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में कौन सा देश 1 जनवरी से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश समाप्त कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्बिया। प्रश्न क्रमांक 16 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया? तो आपको बताना है कि अभी किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक के उडुपी में, ऑप्शन बी। हाल ही में उडुपी में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ आपको बता दें कि सरकार द्वारा खिलाड़ियों को खेल सुविधा प्रदान करने के लिए और अच्छी फैसिलिटी प्रदान करने के लिए आने वाले सालों में 2,700 करोड़ का खर्चा करने और खेलो इंडिया गेम्स में करीब 3,136 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई गई है। प्रश्न क्रमांक 17 है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर। प्रश्न क्रमांक 18 है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 मिला है? तो आपको बताना है यह प्राइज किसे दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थलप्पिल प्रदीप को। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर प्रदीप को विकासशील देशों के अन्वेषकों की श्रेणी में भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निष्पंदन प्रणाली के नवाचार के लिए हनोई में पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार की घोषणा विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल द्वारा की जाती है। विन फ्यूचर ग्रेट प्राइज का मूल्य 3 मिलियन US$ है। यह विश्व स्तर पर दिए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े वार्षिक पुरस्कारों में से एक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग एक घंटा का वीडियो बना देना तू, ठीक? 1 2 3।
प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने पर सहमत हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका ने दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इसकी शुरुआत उन देशों को भारतीय रुपया व्यापार निपटान तंत्र के दायरे में लाने के लिए की गई थी जहां डॉलर की कमी है। श्रीलंका के अलावा रूस, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए के इस्तेमाल पर सहमत हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा कहाँ लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि इसे कहाँ लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया। यह अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे पुणे स्थित कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग करके निर्मित किया गया है। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ेगा। कल्याणी फेरेस्टा ब्रांड स्टील पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप द्वारा निर्मित अपनी तरह का पहला स्टील है। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन फुटप्रिंट लाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। फेरेस्टा ब्रांड स्टील में 70% तक स्क्रैप होता है जिसे एक इलेक्ट्रिक आर्क पर पिघलाया जाता है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित होता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया। यह अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। यह कार्बन पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया। यह अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ेगा। कल्याणी फेरेस्टा ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा ब्रांड स्टील पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप द्वारा निर्मित अपनी तरह का पहला स्टील है। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन फुटप्रिंट लाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। फेरेस्टा ब्रांड स्टील में 70% तक स्क्रैप होता है जिसे एक इलेक्ट्रिक आर्क पर पिघलाया जाता है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित होता है। आज के करंट के इतने प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए थे। मिलते हैं कल के नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। आप इसी तरह करंट के नए प्रश्नों की जानकारी व अभ्यास के लिए हमारे YouTube चैनल आकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाले डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।